जंग बढ़ रही है या रुकेगी अब, और ख़ास तौर पर कोई मुल्क ऐसा है जो सालिसी का किरदार अदा कर सके और उसकी सालिसी को भी माना भी जा सके? देखिए, सरेदस्त तो ये नज़र आ रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से लपेट में आ रहे हैं। अभी तक तो यह ख्याल था कि यह खलीज तक ही लिमिटेड है, ज़्यादातर तो खैर खलीज है, लेकिन वो एक तरफ तुर्की है, एक तरफ पाकिस्तान है, वो मैं बाद में आऊँगा। अब तो इंडियन ओशन में एक शिप आई हुई थी श्रीलंका की गुडविल विज़िट पे हिंदुस्तान, और उसको बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने दावत दी, उस पर हमला किया गया। हैरानी की बात है कि भारत की हुकूमत तो बोली ही नहीं, ना उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन श्रीलंका के जो सदर हैं उन्होंने एक बड़ा ये इंसानी गुडविल दिखाई। उन्होंने उन बंदों को जो लाशें ज़मीन से निकाली, समंदर से निकाली, और कई बंदों को बचाया। यानी अटैक अब तो इंडियन ओशन तक पहुंच गया, इसका असर जो है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा? जहाँ तक आप पूछ रहे हैं असरात तो सारी दुनिया को अपने लपेट में लिए जा रही है। ये सिर्फ गल्फ़ की मईशत या पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, साउथ एशिया के जो मालिक हैं, और जापान, कोरिया जो यहाँ के तेल पे इन्हिसार करते हैं, चाइना, ये तो सबके लिए मुसीबत है। कोई अकेले एक मुल्क के लिए तो नहीं है ना। और ख़लीज के लिए तो ये मुसीबत है कि उन्होंने, मिनिस्टर ने ख़ुद कह दिया है तो उनके मिनिस्टर ने कतर के कि अगर इसी तरह आपने होर्मुज़ बंद रही तो हम तो स्टॉक ही नहीं कर सकेंगे। तो यानी स्टॉक नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर आप काम ही रोक देंगे तो दुनिया की इकॉनमी को बहुत नेगेटिव इसमें असर होगा। और मेरे ख्याल में अगर आप सवाल पूछेंगे तो बताऊंगा अमेरिका भी इसके असर से नहीं सके। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं कसूरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, अमेरिका की कैलकुलेशन जंग के हवाले से ठीक नहीं थी? उसको इल्म नहीं था कि खित्ते के दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आ जाएंगे जिस तरह से वो हमलावर हुआ? नहीं, कैलकुलेशन तो थी, कुछ नहीं। अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है, अच्छा, इज द डॉग दैट वैग्स द टेल। बट यहाँ इसराइल के केस में कहा जाता है, अमेरिका और इसराइल के, इज द टेल दैट वैग्स द डॉग। टेल इसराइल है और वो अमेरिका को जिस तरह चाहती है वो दुम घुमा देती है। अब नजर ये आ रहा है कि ये पॉलिसी जो है ये तो है ही नहीं अमेरिका की, ये तो पॉलिसी इसराइल की है। क्या ये फॉरेन पॉलिसी, अब तो अमेरिकन सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो नहीं सवाल पूछ रहा अकेला, सारी दुनिया सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये जो पॉलिसी है, आपने पूछा ना, समझ नहीं आ रही किसी, मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं समझ में आ रही, अमेरिका में किसी को नहीं समझ में आ रही कि जो दिन रोज़ स्टैंड बदला जाता है। पहले था जी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होने देंगे, अब माशाल्लाह जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इतना लंबा इंटरव्यू दिया है कि जो सारी वर्ल्ड एजेंसीज़ ने, रॉयटर्स, AFP ने कवर किया, मैंने तो वर्ड फॉर वर्ड पढ़ा था, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं है कि एग्रीमेंट इस हद तक हो गया था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रियली विक्ट्री डिप्लोमेटिक क्लेम करना चाहते तो कह सकते थे कि मैं ओबामा से आगे निकल गया हूँ, मैंने, क्योंकि ईरान राज़ी हो गया था। ईरान के रहबर जो मरहूम हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने तो पहले कहा था, उससे पहले इमाम खुमैनी कह चुके थे कि हम इसको इमोरल समझते हैं इस बॉम्ब को। और अब तो इस हद तक वो गए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो मैं फॉरेन मिनिस्टर ओमान को कोट कर रहा हूँ, टॉकिंग टू एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान ये भी राज़ी था कि एनरिचमेंट इतनी लो लेवल की करेगा जो पहले तसव्वुर नहीं की गई थी जब ओबामा साहब के दौर में हुआ था, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, बल्कि वो स्टोर ही नहीं करेगा। यानी क्या होता तो ये ना कि आप जब एनरिच करते हैं उसके बाद आप स्टोर करते हैं, स्टोरेज के बाद उसको आप मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो मेटल में कन्वर्ट करके उसके फिर आप उसको एक मुख्तलिफ यूजेज उसके होते हैं। तो वो तो कह रहे थे हम तो सारा जो मटेरियल बनेगा ट्रांसफ़र कर देंगे थर्ड कंट्री को। भाई इसमें तो सवाल ही कोई नहीं था न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चाहते तो बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री क्लेम कर सकते थे, अमेरिका के लिए विक्ट्री क्लेम कर सकते थे। इसका मतलब है कि अमेरिकन इंटरेस्ट का तो था ही नहीं, ये तो इसराइल के इंटरेस्ट में हुआ। इसराइल को जब अंदाज़ा हुआ कि ये तो भाई एग्रीमेंट होने लगा है तो उन्होंने कहा हो तो बेड़ा घर का मारा हो जाएगा, हम तो चाहते ही नहीं कि ईरान के साथ एग्रीमेंट हो अमेरिका का, तो उन्होंने प्रिएम्प्टिव हमला किया। और माशाल्लाह प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं
वो कहते हैं ना द टेल वैगिंग द डॉग, वो भी बगल बच्चा हो गया, उसमें वो शामिल बाजा हो गए, उन्होंने भी हमला कर दिया। तो आप जब मुझसे पूछ रहे हैं कि जी कोई प्लानिंग नहीं थी, भाई प्लानिंग तो थी नहीं, प्लानिंग तो एग्रीमेंट हो रहा था, एग्रीमेंट को खत्म किया आप, या कह सकते हैं जी प्लानिंग सिर्फ धोखा थी। लग तो वैसे रहा है, मतलब जो अमन की तरफ रास्ता था कसूरी साहब, वो अब कैसे कोई रोक लिया गया। लेकिन कसूरी साहब, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, जंग शुरू करने से जंग खत्म करना ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस सारी सूरत हाल से निकला कैसे जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को अब ये आहिस्ता आहिस्ता लपेट में ले रही है। जी पोजीशन यूं है कि शायद दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो इस जंग के हक में हो। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, आई हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर 5 years, आई हैव डेल्ट विद लैटिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं सोच रहा था भाई कोई मुल्क तो हो ना, कोई साउथ अमेरिका में हो, कोई जजीरा हो, है ही कोई नहीं। यानी ये दो मुल्क हैं, इजराइल और अमेरिका, एक मुल्क नहीं। और जापान, जो स्पेन के वजीर आजम हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह इतनी बहादुरी दिखाई, बाकी यूरोपियन यूनियन तो गोलमोल बातें कर रहा है, सपोर्ट तो नहीं कर रहा उन्हें, लेकिन उन्होंने तो कह दिया वी आर अगेंस्ट दिस वॉर, क्योंकि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, और इंटरनेशनल लॉ हम सबको की हिफाजत करता है। तो मैं कह रहा हूँ इनको यूरोपियन यूनियन के साथ है, जापान, कोरिया जो इनके एलाइज हैं, उनकी तबाही मच गई है, स्टॉक एक्सचेंज गर्क हो गया है कोरिया का। किस लिए? कि वो सारी रिलायंस उनकी मिडल ईस्टर्न ऑयल पे थी, तो वो तो भागे भागे। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो रूस को हुआ। माशाल्लाह आप पूछ रहे हैं कि जनाब ये पॉलिसी जो है समझ नहीं आ रही, समझ आ कैसे सकती है? एक तरफ तो वो कहते थे कि जी हम 50% लगा देंगे टैरिफ अगर कोई रूस से तेल खरीदेगा। दूसरी तरफ मैक्सिमम एडवांटेज रशिया को हो गया, क्योंकि जो तेल है अगर मिडल ईस्ट का बंद करेगा तो रशिया ने अपनी गैस और तेल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। अब तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि यूरोप जो बैन था यूक्रेन के इशू पे, जी इनको तेल नहीं लेना, जो तेल लेगा उसको बॉयकॉट करेंगे, उस पर ये करेंगे वो करेंगे, उस पर टैरिफ्स लगाएंगे। हुआ क्या है, वो तो यूरोप खुद कंपेल हो जाएगा अगर ये जंग ना रोकी कि वो ले रूस से एनर्जी, चाहे वो ये गैस हो या ऑयल हो। तो ये तो माशाल्लाह इनकी पॉलिसी का करिश्मा है कि फ़ायदा रूस को हुआ बजाय ये कि इनको फ़ायदा होता। रशिया के हवाले से मजीद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरानी सदर ने यह बयान दिया कि हमसाया ममालिक पर हमला नहीं होगा अब, और पहले जो हमला हुआ उस पर उन्होंने माजरत भी की। दूसरी जानिब हमने ये देखा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा के साथ भी मुलाकात हुई। इस सारे अमल में, जंग में, खासतौर पर पाकिस्तान के किरदार को कैसे आप देखते हैं इन मामले में? नहीं, पाकिस्तान का तो इस पॉजिटिव रोल है, क्योंकि मेरी आदत नहीं, हालांकि मेरा PMLN से कोई वास्ता नहीं, चाहे हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो या बेनज़ीर, मैंने तो एज अ पाकिस्तानी हमेशा सोचा है कोई भी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान की हो तो उसकी पहली एफर्ट होगी कि जंग रुके, ईरान की तबाही ना हो जिस तरफ उसको धकेला जा रहा है, कि उसका असर डायरेक्ट सारी इस्लामिक वर्ल्ड पे होगा, पाकिस्तान पे होगा, तुर्की पे होगा और गल्फ़ के ऊपर होगा। इसलिए अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का आज बयान है कि उन्होंने उनकी बात हुई है दोनों से, सऊदी अरब से और ईरान से, कि हमले जो हैं बकौल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा है, ये रिकॉर्ड पे गए हैं कि अब उसके नतीजे में शायद हमले कम हो रहे हैं निस्बतन सऊदी अरब पे। नंबर 2, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुझे कोई डाउट ही नहीं हो उनको ये उन्होंने बात ज़रूर की होगी कि भाई इंडोनेशिया तो निकल गया बोर्ड ऑफ पीस से, वो निकला तो खैर नहीं है। उन्होंने कहा भी हम तभी रहेंगे अगर फ़लस्तीनियों का इसमें कुछ भला होगा, क्योंकि सारे मुसलमान मुल्कों में जिनके पास आबादी बढ़ी है उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा कि जनाब आप बोर्ड ऑफ पीस या अमेरिका के एलाई हैं तो आप इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई, क्योंकि आई हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ने जो बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान को वाशिंगटन की नज़रों में नीचे लेके आए और उसकी अहमियत कम करे, जो कि अब पाकिस्तान की एफर्ट से कुछ बेहतर हुई है वाशिंगटन के साथ। तो ये तो नहीं पाकिस्तान चाहता कि जानबूझ के
जो सारी दुनिया पे नज़ला गिरा हुआ है, ट्रंप का हम पे भी गिर जाए तो हम पे तो आगे ही बड़ी मुसीबत है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ है ये हिंदुस्तान है, आपके सब पता है कि हालात क्या हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल फैसला है। तो वो यही बात कर रहे होंगे ना जी कि आप कि ट्रंप पे ज़्यादा आपका असर है, आपकी मेन उनकी आपने इन्वेस्टमेंट भी आपने $600 बिलियन की प्रेसिडेंट ट्रंप को वादा किया था, उनको समझाएं कि इससे कुछ निकले बाबा, नहीं तो ये तो मुसीबत बनेगी। और देखें ना पाकिस्तान और टर्की पर तो डायरेक्ट असर हो रहा है। उसकी वजह है कि अगर खुदा ना खास्ता ये अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो कोशिश इस वक्त इसराइल की है कि जो कुर्दिस्तान है वो वहाँ से, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका तो भेज नहीं रहा, तो बूट्स ऑन ग्राउंड उनका ख्याल है कि या बलोची करें, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को ख़ास रिपोर्ट्स नहीं आई ईरानियन बलूचिस्तान से इस सिलसिले में, लेकिन कुर्दिस्तान से आ रही हैं। कुर्दिस्तान के तो लीडर ने कहा है जो ईरानी कुर्द है